चलो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सूडोकोड। लास्ट हमने पढ़ा था डेटा आइडेंटिफायर टेबल। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स इंडेंटेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू इंक्लूड इन ईच एंड एवरी कोड जो हम लिखेंगे यूजिंग सूडोकोड। ठीक है, तो इंडेंटेशन क्या होता है भाई? इंडेंटेशन होता है एक गैप, ठीक है, बिटवीन द कोड। ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक ऑफ कोड। तो इंडेंटेशन का काम क्या है कि भाई एक ब्लॉक ऑफ कोड को शो करवा रहा होगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिनोट कर रहा होगा। इंडेंटेशन हमारे पास क्या होगी भाई? इंडेंटेशन इस तरीके से होती है, ये हम छोटा सा गैप दे रहे होंगे ताकि हमें एक चीज पता चल जाए कि भाई हाँ, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास इस लाइन के अंडर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने दिया, ये हमारे पास क्या है? इंडेंटेशन है। ये क्या है? इंडेंटेशन है। तो ये छोटा सा गैप है जो कि क्या चीज शो कराता है कि भाई इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा का पूरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है? ये फॉर लूप वाला काम हो रहा है। फॉर लूप के मजीद अंदर कहाँ क्या काम हो रहा है? प्रिंट हेलो का काम हो रहा है। ठीक है, दिस थिंग इज इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या करता है भाई? अलाइन करता है पीस ऑफ कोड को, मतलब ये एक स्टेप वाइज बना देता है कि भाई फंक्शन के अंदर वी हैव फॉर, फॉर के अंदर वी हैव प्रिंट हेलो। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? हमारा जो ये पीस ऑफ कोड है इसको अलाइन कर रहा है विद फंक्शन। ठीक है, अगर अभी देखा जाए तो फंक्शन, बाद में इट कैन डिफर। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए इंडेंटेशन के लिहाज से, तो इससे हमें आसानी होती है कोड को समझने में। ठीक है, कोड को रीड करने में। अगर हम इस कोड को अभी देखें, सही है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब हम अगर इस कोड को देखते हैं तो ये हमें पता चल रहा है हाँ भाई, फंक्शन खुला हुआ है, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास फॉर का काम हो रहा है और फिर ये फंक्शन क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर यही चीज मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ अंदर की तरफ, ठीक है, लाइक दिस, तो अब मुझे नहीं पता कि भाई फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर फॉर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कोड को क्या करेगा? और ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और साथ ही साथ हमारे लिए समझने के लिए आसानी क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद इट आइडेंटिफाइज अ पीस या फिर ब्लॉक ऑफ कोड। उसी तरीके से जैसे कि मैंने कहा कि भाई इसके अंदर हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड है और इसके अंदर हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड। तो इट इज मच इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई, हाँ भाई ये प्रिंट जो है, प्रिंट हेलो, ये किसके अंदर आ रहा है? फॉर। और फॉर किसके अंदर आ रहा है? फंक्शन के अंदर। सिमिलरली नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कमेंट। कमेंट में हमारे पास क्या होता है भाई? ये वो लाइंस होंगी जो हम लिख रहे होंगे अपने कोड के अंदर। ये लाइंस चलती नहीं है, वी कैन ऐड इट अबव, या फिर मैं इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो लाइंस होंगी, ये जो कमेंट्स होंगे, ये हमारे कोड के साथ एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिर्फ लिखे जाते हैं ताकि जब भी कोई तीसरा बंदा या हमारा कोलीग या हमारा एग्जामिनर कोई भी चीज हमारी पढ़ रहा है, क्योंकि ये कोड हमने बनाया है, हमने इसके क्या नाम रखे हैं भाई? जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके नाम किसने? हमने रखे हैं। तो जब अगला बंदा ये चीज पढ़े, ये कोड पढ़े, तो उसको पता हो कि हाँ भाई यहाँ पे क्या काम हो रहा है। इस काम के लिए अपने कोड को मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कमेंट्स। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, साथ ही साथ मैं एडवाइस करूंगा कि भाई जब भी तुम अपना एएस का पेपर दो या A2 का पेपर दो या नॉर्मल अपनी कभी भी प्रोग्रामिंग करो, उसके अंदर कमेंट को जरूर इंक्लूड करो। ठीक है, इट मेक्स थिंग्स इजियर टू रिमेम्बर। ठीक है, सो कमेंट डिस्क्राइब करेगा हमारे पीस ऑफ कोड को, या जो भी काम हम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करेगा। साथ ही साथ ये हमारे कोड का पार्ट होता है और ये एग्जीक्यूट नहीं होता। जब मेरा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इस लाइन को छोड़ के बाकी सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूडो कोड में हमारे पास क्या सिंबल यूज होगा? ठीक है, सो ये सिंबल हमारे पास यूज हो रहा होगा इन ऑर्डर टू राइट कमेंट। इसके बाद फिर हम अपना कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट कोड के साथ एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा, यानी जब हमारा कोड, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहाँ से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स हमारे पास क्या होंगी भाई? ये वो स्किल्स होती हैं जिसको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि मैंने कहा कि भाई मुझे इनपुट करवाना है कोई चीज, तो अगर मैं सिंटेक्स सिखा दूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें सिंटेक्स सिखा दूं कि भाई जावा के अंदर किस तरीके से इनपुट करते हैं, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। तो मैंने क्या किया भाई? मैंने अपनी स्किल, इनपुट करने की स्किल तुम्हें ट्रांसफर कर दी। सिमिलरली मैं अगर तुम्हें सिखा दूं कि भाई जावा के अंदर किस तरीके से हम लूप चलाते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो भाई?
तुम्हारे अंदर ये स्किल ट्रांसफर हो गई, लूप चलाने की स्किल क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई, अब तुम भी जावा में लूप चला सकते हो। तो कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जिसका लैंग्वेज से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि लूप हो गया, जैसे हमारे पास इनपुट करना हो गया, सही है। तो इसका कोई भी लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं। यू कैन डू दिस इन पाइथन, यू कैन डू दिस इन विजुअल बेसिक, यू कैन डू दिस इन जावा, C++, C#, हर जगह कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की स्किल्स जो जिसका लैंग्वेज से ताल्लुक ना हो और हम एक ही स्किल को डिफरेंट लैंग्वेजेस में सिंटैक्स सीखने के बाद अप्लाई करें, दोज स्किल्स आर नोन एज ट्रांसफरेबल स्किल्स। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि भाई एक हमारे पास प्रोग्राम कोड है जो कि किसके अंदर दिया हुआ है, पाइथन के अंदर। इसको मैंने सेंड किया अपने दोस्त मुर्तजा को। अब मुर्तजा का केस क्या है भाई, इसका केस ये है कि भाई ये जावा में एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन इसको पाइथन नहीं आती। सही है, ये जावा में एक्सपर्ट है, इसको पाइथन नहीं आती। तो जब मैंने इसको ये प्रोग्राम कोड भेजा तो इसने कहा कि भाई ये क्या चीज़ है, मुझे ये चीज़, ये मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, मुझे जावा में भेजो। मैंने कहा यार मैं जावा में अब इसको दोबारा से लिखूं, उससे बेहतर क्या है मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखा देता हूं। तो मैंने उसको पाइथन के अंदर इनपुट करना, असाइनमेंट करना, फंक्शन चलाना, लूप्स चलाना, सिलेक्शन स्टेटमेंट चलाना, ये सब करना सिखा दिया। ठीक है, ये कुछ ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं जो मैंने उसको सिखा दिया। तो ये सब सीखने के बाद वो इस काबिल था कि भाई वो क्या कर सके, इस कोड को चेक कर सके, इस कोड को समझ सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीजें होती हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, वो मैंने उसको ट्रांसफर कर दी वो स्किल, या फिर मैं हम कह सकते हैं उसको सिंटैक्स सिखा दिया एक दूसरी लैंग्वेज का। सच स्किल्स, सच एबिलिटीज आर नोन एज ट्रांसफरेबल स्किल्स। सही। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, सो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, या इसको एक और नाम दिया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम किस काम के लिए यूज करते हैं? दीज आर यूज्ड अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई हो और उस कंडीशन की बेसिस में हमें कोई भी चीज को सिलेक्ट करना हो, कोई भी चीज को रन करवाना हो, कोई भी कंडीशन के हिसाब से काम करना हो, तो हमें ये स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है, सो सिलेक्शन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होगा? ठीक है भाई, सो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में क्या होता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हमें जो कंडीशन दी हुई होती है उस हिसाब से हमें उस प्रोग्राम को परफॉर्म करवाना होता है। कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा, इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18, देन आउटपुट एडल्ट, एल्स आउटपुट चाइल्ड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक छोटा सा सिलेक्शन स्टेटमेंट की एग्जांपल आ गई। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन की बेसिस पे हमें दो काम करने हैं, या तो एडल्ट प्रिंट करना है या फिर हमें क्या करना है, चाइल्ड प्रिंट करना है। सही है, तो मैंने कहा कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो हम क्या करेंगे, एडल्ट को प्रिंट कर देंगे, और अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड को प्रिंट कर देंगे। सही है, सो दिस इज हाउ सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स विल बी वर्किंग ऑन। ठीक है, अच्छा तुम्हारा अगला सवाल क्या था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन?
देखो भाई, डिक्लेरेशन में क्या होगा, डिक्लेरेशन के अंदर हम कुछ इस टाइप का कोड लिख रहे होते हैं। हम लिखते हैं पहले डिक्लेयर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल का नाम आ जाता है, एरे का नाम आ जाता है, मतलब एरे को भी हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर डेटा टाइप आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई फॉर वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सम, और इसकी डेटा टाइप में रख रहा हूँ क्या, इंटीजर। ये क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई। तो डिक्लेरेशन करते क्यों है, डिक्लेरेशन बेसिकली हम इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ये बात चीख चीख के बता सकें कि भाई हम ये वाला वेरिएबल यूज कर रहे हैं और इसकी डेटा टाइप ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं और इसकी डेटा टाइप क्या है भाई, इंटीजर है। तो ये क्योंकि हम कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये चीज हमारे कंप्यूटर को नहीं पता, उसकी क्या डेटा टाइप रखनी है वो चीज कंप्यूटर को नहीं पता। तो उस काम के लिए हमने कहा कि भाई हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपने कंप्यूटर को ये बात बता दें कि भाई जो मैं यहाँ पर सम का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, इस सम के वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिक्लेरेशन करने के बाद एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि हम वेरिएबल्स को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम अपने वेरिएबल्स को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो जो भी हमने वेरिएबल बनाया होता है उसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देते हैं या असाइन कर देते हैं विद जीरो, ठीक है। असाइन का मतलब कि उसको कोई भी चीज देना, कोई भी नंबर देना, कोई भी स्ट्रिंग देना, कोई भी बुलियन करेक्टर देना या बुलियन वर्ड देना, आइदर यस या नो, ट्रू या फॉल्स, रियल वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करवाना, दैट थिंग इज नोन एज असाइनमेंट। तो उसको हमने ये वर्ड असाइन कर दिया। जैसे असली जिंदगी में किसी भी बंदे को कोई रोल असाइन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक बंदा है अली, इस बंदे को क्या असाइन किया हमने, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर का रोल असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं अपने वेरिएबल को, और डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, हम वेरिएबल को बनाते हैं या एक एरे को डिफाइन करते हैं टू अ कंप्यूटर। क्या ये चीज समझ आई? जी सर। ठीक है, ठीक है, दोनों काम इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। जब भी सूडो कोड लिखेंगे तो हमें डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद ही हम क्या करेंगे, असाइनमेंट का परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब आते हैं भाई इसके ऊपर वापसी से। सो इसमें हमारे पास दो सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स, और दूसरी होती है केस ऑफ स्टेटमेंट। so ये दोनों के सिंटेक्स को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टुवर्ड्स इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट में जो सबसे पहली चीज हमने देखनी है वो है इसका सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन, देन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस करवाना है हमें, आइदर काउंटिंग, आइदर असाइनमेंट, आइदर प्रिंटिंग, कोई भी यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। और उसके बाद क्या है, एल्स। एल्स में भी हमने क्या करवाना होता है, प्रोसेस करवाना होता है। नॉट कंपलसरी कि हम हर दफा एल्स को यूज करें, वी कैन यूज ओनली इफ एंड देन, ठीक है। जब हमारा देन वाली चीज नहीं चलती तो फिर हमें क्या चलाना होता है, एल्स, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था।
कि देन वाला अगर नहीं चलता, एज अगर 18 से बड़ी नहीं होती या 18 नहीं होती, 17 होती, तो क्या होता, एल्स वाला पार्ट चलता, क्योंकि देन वाला पार्ट सिर्फ तभी चलता है जब ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, ये वाली कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, और जब भी हम इफ स्टेटमेंट्स को ओपन करेंगे हमें इसको क्लोज करना होगा। सर एक चीज दोबारा बताते हैं कि एल्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक है भाई, तो एल्स इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, कंडीशन रन करनी है कि भाई अगर मेरे पास एज ग्रेटर देन 18 आ जाती है, सही है, तो क्या कर दो भाई, प्रिंट कर दो एडल्ट। ठीक है, इसको प्रिंट करवाना, यहाँ पर बीच में आउटपुट भी लिख लेना, आउटपुट एडल्ट। और मैंने कहा कि भाई अगर एज 18 ना हो तो इग्नोर कर दो, कुछ भी नहीं करना, अगर 17 है एज तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एडल्ट प्रिंट करवाना है। तो बस क्या होगा, यहाँ से जाएगा, चेक करेगा भाई एज 18 के बराबर है या उससे बड़ी है, नहीं है तो बस यहाँ पर एंड इफ हो जाएगा। इस टाइप के कोड में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई एल्स हमारे पास मैंडेटरी नहीं होता हर दफा यूज करने के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं कि भाई अगर कंडीशन मीट हो जाए तो ये वाला प्रोसेस कर लो, अगर नहीं होती तो क्या करो, इग्नोर कर दो। इस सिचुएशन में वी डू नॉट यूज एल्स। सही। ठीक है, दूसरी चीज, एल सिर्फ हमारे सिलेबस से हट गया है, तो जस्ट वी विल नॉट बी स्टडीइंग एल सिर्फ। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा सिंटेक्स है। अच्छा भाई, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है भाई, सो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर, यानी ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, दिस कंटेन नम कंटेन्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 10, इफ इट डज देन प्रिंट नंबर ग्रेटर देन 10। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट। ठीक है, डिक्लेरेशन होगी इस तरीके से। क्या हुआ? ठीक है, अच्छा, डिक्लेरेशन अगर हम ना भी करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हमें पहले से वेरिएबल बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, बट अगर करवा दें तो कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा भाई यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बना हुआ यूजर्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल देगा। इसमें हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन में ग्रेटर देन 10 को देखना है, तो इस काम के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, नम ग्रेटर देन 10।
ठीक है। इनिशियलाइज नहीं कर रहे भाई, जी सर। तो वैसे करेंगे नहीं इसके अंदर, क्योंकि यूजर खुद से इनपुट दे रहा है उसमें। सर आपने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है नम इज ग्रेटर देन 10? ये डिपेंड करता है, तुम बगैर ब्रैकेट के लिख लो, मेरी आदत है तो मैं ब्रैकेट के साथ लिखता हूँ। ठीक है। ये सो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया भाई, हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने नंबर को यूजर से इनपुट किया है। ठीक है, और उसको चेक किया कि भाई क्या उसके अंदर वैल्यू ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। चाहिए, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो हमने क्या किया भाई, प्रिंट कर दिया कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर ग्रेटर देन 10। नहीं तो फिर हमने इग्नोर कर दिया, जो वैल्यूज इससे कम होंगी, 9 हुआ, उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इस केस को मैं नाम क्या दूंगा भाई, सिंगल चॉइस केस। याद है कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, चलो अब जो तुम बोल रहे थे कि भाई इनिशियलाइज कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है सिंगल चॉइस में। क्वेश्चन ये है कि भाई राइट अ प्रोग्राम कोड। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि पहले से हमारे पास एक वेरिएबल गिवन है, और वो वेरिएबल क्या है भाई, टेम्प। उसके अंदर पहले से वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई भी है, 105। ठीक है, इस चीज को देखते हुए हमें क्या करना है, एक कोड लिखना है। तो मैंने कहा भाई इफ, अब इनपुट करवाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से कोड लिखा हुआ है, पहले से हमें वैल्यू इनिशियलाइज होके मिली हुई है। ठीक है, सो हमने क्या कंडीशन रखी, इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 100। ठीक है सर। ठीक है, सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रखना है। सो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू भी लगा देंगे। इफ टेम्प इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 100, तो क्या करो भाई, देन आउटपुट वाटर इज बॉइलिंग। उसके बाद हमने क्या करा, एंड इफ कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियलाइज करके भी इफ स्टेटमेंट या सिलेक्शन कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके केस नंबर 2 पे। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर।
इफ और एल्स को यूज करेंगे, यानी तीनों चीजों को यूज करेंगे, इफ देन एल्स। तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन रखते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है भाई, सो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें एक सूडो कोड लिखना है जो कि यूजर से इनपुट मांगेगा उसका ग्रेड, और उसको चेक करेगा कि भाई क्या ग्रेड ए है या नहीं। अगर ग्रेड ए होगा तो प्रिंट क्या करना है? गुड। नहीं तो फिर क्या प्रिंट करना है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो, सो हमने कहा कि भाई सबसे पहले डिक्लेरेशन के लिए छोड़ देंगे लाइन। डेटा टाइप बताओ क्या होगी इसकी? ग्रिड की स्ट्रिंग। नहीं, चार 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 होगी। चार होगी। सर, जी चार होगी। सर वैसे अगर हम चार की जगह अगर हम स्ट्रिंग लिख दें तो वो भी ठीक होगा ना? ये चीज एग्जामिनर पे डिपेंड करेगी, क्यों? क्योंकि ग्रेड होता है ही करेक्टर की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में कभी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक कंप्लीट कोड आ गया अबाउट सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी रुको, अभी केस ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद सिंटैक्स। अच्छा, ठीक है सर। भाई अगली चीज हमारे पास क्या है? अगली चीज हमारे पास है केस ऑफ एंड केस और अदरवाइज। ठीक है, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस।
सो केस ऑफ अदरवाइज एंड केस में हमारे पास क्या होगा भाई, मल्टीपल आउटकम्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा भाई ग्रेड है, तो ग्रेड क्या हो सकता है भाई, ग्रेड हमारे पास ए भी हो सकता है, ग्रेड हमारे पास बी भी हो सकता है, ग्रेड हमारे पास सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, और यू भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई ग्रेड हमारे पास ये सब कुछ हो सकता है। सो अगर अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो मुझे कितनी इफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ए 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 इफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो इस काम को रिड्यूस करने के लिए हमने कहा कि भाई जब किसी भी एक चीज के मल्टीपल आउटकम्स होंगे और हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या बनाए, हमने हमने केस ऑफ बना दिया। ठीक है, केस ऑफ की सिंटैक्स किस तरीके की होगी वो भी देख लेते हैं। सो केस ऑफ का सिंटैक्स होगा कुछ इस तरीके का। सबसे पहले आएगा केस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस रख लेते हैं। ठीक है, और इन मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमने कहा भाई मल्टीपल प्रोसेस होंगे। जैसे कि कोई भी चीज को प्रिंट करना या फिर किसी भी चीज को काउंटिंग करवाना या एडिशन करवाना, इस तरीके का जो भी काम प्रोसेस में आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इसको खत्म करने के लिए एंड केस आ जाए। ठीक है, अब बात आती है भाई अदरवाइज कहाँ पर यूज होगा। अदरवाइज भी यहीं पर इसी में यूज होगा, इसी के अंदर यूज होगा। तो मैंने कहा भाई एंड केस होने से पहले अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो हमने क्या चलाना है, अदरवाइज। ठीक है, और इधर हो जाएगा क्या, एंड केस। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक पूरा सिंटेक्स आ गया फॉर केस ऑफ। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास आ गया ग्रेड, इधर आ गया ए बी सी डी। अगर ए आ जाता है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे गुड, अगर बी आ जाता है तो हमने प्रिंट कर दिया बेटर, सी आ जाता है तो हमने कहा भाई ओके, और डी आ जाता है तो बोला नीड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, नीड मोर प्रैक्टिस। और अगर फॉर इंस्टेंस किसी का डी की जगह ई आ गया या यू आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर ये अदरवाइज में जो भी प्रोसेस लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बैड। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और ये केस ऑफ खत्म हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आ गई केस ऑफ के रिलेटेड। ठीक है भाई, सो केस ऑफ में क्या हो रहा होगा, सारी कंडीशंस एक ही वेरिएबल के ऊपर चल रही होंगी। समझ में आगे जाओ, आपने भी बताया। ठीक है, सारी कंडीशंस एक ही वेरिएबल के ऊपर रन हो रही होगी, जैसे सारी कंडीशन ग्रेड के ऊपर रन हो रही। ठीक है, सो जो केस ऑफ के प्रोग्राम्स होंगे ऐसा नहीं है कि वो इफ स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेड है तो हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स बनानी होंगी या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स बनानी होंगी फॉर केस ऑफ प्रोग्राम्स टू कन्वर्ट इट इनटू इफ स्टेटमेंट।
ठीक है भाई, तो यहाँ तक आज इसको रखते हैं, अगली क्लास में हमने नेस्टेड इफ पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं।